हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे उच्च न्यायालय। और दोस्तों, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट देखेंगे। जो आर्टिकल है उच्च न्यायालय के लिए, अब अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231। दोस्तों, अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक भाग 6 में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं, उच्च न्यायालय के गठन है कैसे किया जाता है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कैसे दिलाया जाता है, कौन दिलाता है, और उसमें उनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है, उच्च न्यायालय के बारे में जो विस्तृत जानकारी है उसे हम देखेंगे। चाहे उसमें हम राज्य के उच्च न्यायालय हों या केंद्र के उच्च न्यायालय हों, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी उच्च न्यायालय की है स्थापना की गई है, तो उसे हम देखेंगे और इसमें हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो भाग 6 उच्च न्यायालय। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है, भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगी, लेकिन सातवें संविधान संशोधन सातवें संशोधन 1956 के तहत संसद ने एक नियम बना दिया है, संसद ने एक कानून बना दिया है कि किसी भी प्रकार से जो एक उच्च न्यायालय है उसमें किसी अन्य राज्य के अधिकार को शामिल किया जा सकता है। मतलब कि एक उच्च न्यायालय किसी अन्य राज्य में जो न्यायालय नहीं है वहाँ के विवादों को भी उसमें देखा जा सकता है कि एक उच्च न्यायालय किसी राज्य के नहीं, एक राज्य से भी एक राज्य के अधिक भी उनको विवादों को देख सकता है। और इसमें राज्य हो या किसी केंद्र शासित प्रदेश हो, मतलब कि एक उच्च न्यायालय में किसी राज्य के या किसी अन्य राज्यों को भी उसमें विवादों को देखा जा सकता है, चाहे अन्य राज्य हो या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो। अगर हम देखें तो इसमें जो इस समय चार उच्च न्यायालय ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें एक से अधिक राज्यों के भी अधिकार सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे अगर हम एक देखें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है, बॉम्बे उच्च न्यायालय अगर देखें तो इसमें कई राज्य हैं, जैसे गोवा है,
गोवा है, दमन दीव है, और इसमें दादर नगर हवेली भी है, दादर नगर और हवेली। इसमें गोवा भी शामिल है, शायद इसमें लक्षद्वीप भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो कई 4 उच्च न्यायालय ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें एक से अधिक राज्यों के विवादों को देखा जाता है। और इसमें हम एक और देखें तो एक है केरल। आप जानते हैं कि केरल के पास पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से अगर हम पंजाब एवं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय को देखें तो वहाँ पर भी इस प्रकार से पंजाब के भी और चंडीगढ़ के भी। तो पंजाब आपका जो है ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पंजाब राज्य है। तो पंजाब और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, वहाँ पर इन दोनों राज्यों के विवादों को देखा जाता है। और इसमें हम अगर देखें तो एक मद्रास उच्च न्यायालय है जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर मद्रास में जो उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय 1862 में बना है, मद्रास 1862 में, जो 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने, जैसे एक मद्रास उच्च न्यायालय है और बम्बई है, मद्रास बम्बई, और शायद इसमें और एक न्यायालय है, याद नहीं आ रहा है। तो मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय 1862 में जो उच्च न्यायालय बना था, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय भी यही बना था। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना था दोस्तों। तो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय जो है बम्बई और मद्रास है, एक राज्य और है, कोई याद नहीं आ रहा है। तो जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसमें तमिलनाडु के भी और एक और राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। मतलब कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय में अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के विवादों को देखा ना जा सकता है। मतलब कि एक उच्च न्यायालय 2 राज्यों के भी या 2 राज्यों से अधिक और किसी केंद्र शासित प्रदेशों के या राज्य को भी शामिल किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक उच्च न्यायालय में किसी अन्य राज्यों के भी विवादों को देखा जा सकता है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक उच्च न्यायालयों में केवल एक राज्य को ही देखा जाए, एक राज्य के ही विवादों को देखा जा सकता हो। और दोस्तों, हम देखें तो भारत में वर्तमान समय में 25 कुल उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों, आपको अगर 24 याद हो तो 24 नहीं, वर्तमान समय में 2019 से 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का जो न्यायालय है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अब इसका भी बन गया है और इसका बन गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में एक उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाने के पश्चात भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो इस समय 25 उच्च न्यायालय है। और दोस्तों, 25 उच्च न्यायालयों में एक उच्च न्यायालय दिल्ली है। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में केवल एक उच्च न्यायालय दिल्ली में है और इस दिल्ली में 1966 से एक उच्च न्यायालय है। तो केवल एक केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें उच्च न्यायालय है वह दिल्ली है। दिल्ली में 1966 से
एक उच्च न्यायालय है, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में एक उच्च न्यायालय है। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जा गया है कि उच्च न्यायालय जो है दिल्ली में, कि उच्च न्यायालय दिल्ली में 1966 से है, और दिल्ली में उच्च न्यायालय भी है और दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय भी है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दिल्ली में उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय भी वही है। इसे आपको याद रखना है, दिल्ली में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अलग अलग न्यायालय हैं, इसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम देखें तो जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने हो या किसी प्रकार से जो अधिकार बढ़ाने हों तो सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालयों में जो अधिकार हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार जो भी बढ़ाने हों, उनका दायरा बढ़ाना हो, जो साझा उच्च न्यायालय है उसको बढ़ाना हो, तो इसमें संसद के पास अधिकार है कि वह उनकी शक्तियों को बढ़ा सकता है, कि मतलब कि संसद उनकी शक्तियों को बढ़ा सकता है, वृद्धि कर सकता है उनकी शक्तियों में। तो संसद के पास यह शक्ति है कि संसद के पास यह शक्ति है उनके अधिकार में या अन्य राज्यों के विवादों को देखने के लिए इसमें संसद के पास शक्ति है, उनके अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। तो आपको याद रखना है कि संसद उनके अधिकारों में वृद्धि कर सकती है साझा उच्च न्यायालयों में जो भी होंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय का संगठन, उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार होता है। तो उच्च न्यायालय का गठन उच्च न्यायालयों का संगठन। दोस्तों उच्च न्यायालयों का जो संगठन है वह उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी है, कि एक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, 100, 50, 150 कि कितने होंगे, यह सब राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करेंगे। मतलब कि उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, 100, 50, 20 जितने भी न्यायाधीश होंगे, यह राष्ट्रपति के विवेक अधिकार पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति इन संख्याओं की, इन न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करेंगे। राष्ट्रपति इनको समय समय पर देखते रहते हैं और किस उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ाई जानी है यह राष्ट्रपति ही निश्चित करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, यह राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं और राष्ट्रपति उन्हें बनाते रहते हैं, उनकी संख्या को निर्धारित करते रहते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को कितने रखेंगे, उनके अधिकार पर छोड़ा गया है। और दोस्तों अब हम इसमें अगर देखें तो वर्तमान समय में लगभग जो 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालयों में लगभग 1700 प्लस कुल न्यायाधीश हैं। और इसमें से अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें से लगभग 400 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालयों में लगभग वर्तमान समय में 400 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन दोस्तों सरकार न सुध ले रही है, न इनको इतना पद खाली होने के बाद भी और इनको भरा नहीं जा रहा है। सरकार की कई बार कमियां आप देख ही रहे हैं कि न सरकार पद भर रही है और कई बार न्यायाधीश जो होते हैं उनके ऊपर इतना बोझ होता है कि वो काम देख ही नहीं पाते हैं। कोई केस 12-12 साल 18-18 साल चलते रहते हैं, उनको सॉल्व भी नहीं किया जाता है। और वर्तमान समय में तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 2018 में, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो उसमें 4 तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन भी उच्च न्यायालयों में बहुत से पद खाली हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा है। सरकार एकदम से मस्त है, उनको पद नहीं भर रही है और यहाँ सब बेरोजगार बैठे हैं। और दोस्तों अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसे हम देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने पूर्णतः अधिकार से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के ही अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। इसमें राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में उच्च न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिए जाते हैं। मतलब कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे तथा जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो अन्य न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के, उनके से भी परामर्श लिया जाएगा और जो राज्य के राज्यपाल हैं उनसे भी परामर्श लिया जाएगा। यदि राज्यपाल जो होते हैं कि जो साझा न्यायालय है, मतलब कि एक उच्च न्यायालय दो राज्यों के विवादों को देखता है, तो उस अन्य राज्य के जो 2 राज्य होंगे या 3 राज्य होंगे या कोई केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहाँ के राज्यपाल से या उपराज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। इसके पश्चात उस राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अगर हम देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे। इसमें नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो नाम सुझाया जाएगा, नाम सुझाने के लिए इसमें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। और इसमें हम देखें तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी वहाँ पे जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लिया जाएगा। और इसमें हम तीसरा देखें तो तीसरा है राज्य के राज्यपाल प्लस अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उस राज्यों के उपराज्यपाल। इसमें हम उपराज्यपाल और यदि एक साझा न्यायालय की कोई व्यवस्था है तो साझा न्यायालय के जो राज्यपाल होंगे उनसे भी परामर्श लिया जाएगा। तो साझा न्यायालय हैं उसके राज्यपाल भी शामिल किए जाएंगे। मतलब अन्य राज्यों के जो राज्यपाल होंगे, जैसे अगर बम्बई में बनाना है तो बम्बई में, गोवा भी है, दमन दीव है, तो यहाँ के जो गवर्नर होंगे, उपराज्यपाल होंगे वहाँ के, वो भी। और यहाँ गोवा एक राज्य है तो राज्य में जो राज्य में गोवा के राज्यपाल होंगे उनसे परामर्श लिया जाएगा। और जो दमन दीव है यहाँ के उपराज्यपाल होंगे उनसे परामर्श लिया जाएगा। और इसमें मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के होंगे। तो इस प्रकार से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए एक विशेष प्रकार की, एक जटिल प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जिसे हम कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। कॉलेजियम प्रणाली, इसमें भी 4 न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो आपको कॉलेजियम प्रणाली भी याद करना है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम प्रणाली वह है जिससे
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी प्रकार से होती है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी प्रकार से होती है, इसी प्रणाली से होती है। और दोस्तों एक हम देखें तो इसे हम साफ कर देते हैं, तब एक चीज़ और देखते हैं हम, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए दोस्तों मिटाने में दोस्तों इसे साफ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है इसमें। फिर भी समय ज़्यादा लग जाता है इसको साफ करने में, तो थोड़ी सी असुविधा के लिए हमें भी खेद है। फिर भी दोस्तों एक हम देखें तो एक है 99वें संविधान संशोधन। 99वें संविधान संशोधन दो हजार चौदह दोस्तों 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे अन्य न्यायाधीश हों, चाहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे अन्य न्यायाधीश हों, उनकी नियुक्ति करने के लिए एक विशेष प्रकार की 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा एक विशेष प्रकार की आयोग बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं NJAC, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति जो आयोग बनाई जाती है वह 2014 में 99वें संविधान संशोधन 2015 में बन जाता है। दोस्तों इसके साथ क्या था कि इसके साथ इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए जो सदस्य शामिल होंगे, उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाना था, न्यायविधि को शामिल किया जाना था, और कानून मंत्री जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाना था। जो इन प्रकार के जो कमेटी बनती, उसमें NJAC में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती, उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश भी शामिल होते, और इसमें कानून मंत्री भी शामिल होते। केंद्र सरकार जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाना था। लेकिन दोस्तों इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 4th जजेस केस में, मतलब 4 न्यायाधीशों की सुनवाई के दौरान इसे अवैध घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दोस्तों इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए NJAC बनाई गई है, उससे न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया है, उससे इनके अधिकार क्षेत्र में, उनके अधिकार में, उनकी प्रक्रिया में, नियुक्ति में एक प्रकार से हस्तक्षेप होगा, हनन होगा। इस प्रकार से इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों जब 2015 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया, तो इसके पश्चात जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया थी, पुरानी प्रक्रिया जिसे हम कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, वह पुनः बहाल कर दी गई। तो अब वर्तमान समय में भी कॉलेजियम प्रणाली ही चल रही है। NJAC जो है इसे अवैध, दोस्तों इसे असंवैधानिक घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद कर दिया है। इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है। और दोस्तों अगर आप NJAC का फुल फॉर्म देखना चाहते हैं, क्या है NJAC, तो इसका है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, तो इसका हम न्यायिक नियुक्ति आयोग या कमीशन, न्यायिक नियुक्ति आयोग कमीशन या कमीशन 2015 कह सकते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 या 15। तो दोस्तों इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकारों का हनन, अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो हनन होगा उसके आधार पर इसे कहकर
अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात पुरानी कॉलेजियम प्रणाली है उसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब हम आते हैं जो न्यायाधीशों की जो शपथ होते हैं उन्हें कौन दिलाते हैं, तो देखते हैं जो शपथ है। दोस्तों अब हम देखते हैं शपथ। जो शपथ है, जिस उच्च न्यायालय में, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाना है, उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल उन न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के उच्च राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं, या राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ दिलाने के लिए कोई विशेष व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को दिलाया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाता है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो न्यायाधीशों के योग्यता एवं समय देख लेते हैं। योग्यता और समय। तो योग्यता, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक है भारत का नागरिक होना चाहिए। इसे हम सब में देख सकते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरा है कि 10 वर्ष उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में रहा हो। 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। दोस्तों 10 वर्ष जो होगा लगातार होना चाहिए, लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। और दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो न्यायाधीशों को, जो न्यायाधीश बनेंगे, उनके लिए कम से कम कोई योग्यता नहीं है, मतलब कि उनकी न्यूनतम उम्र कोई भी हो। 10 वर्ष की अगर अधिवक्ता हैं, 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में उन्होंने सेवा की है, तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हैं। इसके लिए कोई कम योग्यता, मतलब कम उम्र की योग्यता नहीं होनी चाहिए, कम उम्र की योग्यता नहीं रखी गई है। और अब हम देखते हैं कि जो उनके समय होते हैं, काल होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि कोई न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक रह सकता है, उन्हें हम देख लेते हैं। तो समय, दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, अपने पद पर 62 वर्ष तक बने रह सकते हैं। इसके पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, मतलब कि अगर उनको इसके पहले भी इस्तीफा देना है तो वह राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसे हम लिख देते हैं, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगर 62 वर्ष के पूर्व भी अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और दोस्तों उच्च न्यायालय में जो उम्र है वो 62 वर्ष है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में यह उम्र 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष हायर एज रखी गई है। 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय में और 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय में उनकी समय रखे गए हैं, उम्र रखी गई है। अब दोस्तों हम देखते हैं
वेतन वेतन एवं भत्ते। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद इन पर नियम बना सकती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों, उनके वेतन और भत्ते किस प्रकार से दिए जाने चाहिए, कितने दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपये वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को दिया जाता है, जबकि अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,50,000, 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये वेतन मासिक दिए जाते हैं। दोस्तों, मासिक दिए जाते हैं, मतलब एक महीने में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वह 2,50,000 रुपये है तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन 2,25,000 रुपये हैं। और दोस्तों, यह जो उच्च न्यायालय के तथा अन्य न्यायाधीश के वेतन होते हैं वह कंसोलिडेटेड, मतलब कि राज्य की संचित निधि के द्वारा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ स्टेट, इंडिया नहीं दोस्तों, फंड ऑफ स्टेट। तो राज्य की संचित निधि के जो भारित होते हैं उन पे दिया जाता है, जो राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। और दोस्तों, जो इन्हें पेंशन दिया जाता है, पेंशन, वह राज्य की निधि से नहीं बल्कि भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र की संचित निधि से। इसे दोस्तों याद रखना है कि उन्हें पेंशन जो दिया जाता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जो उनको वेतन है, मासिक वेतन है, वह उन्हें राज्य की सरकार से दिया जाता है, राज्य की सरकार पर भारित होता है। ये दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो वेतन है उन्हें किस पे दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि पर, और जो पेंशन है उन्हें पेंशन दिया जाता है भारत की संचित निधि पर। और दोस्तों, जो उनको पेंशन दिया जाता है वह जब रिटायर होंगे उनका 50%, मतलब कि अगर कोई वेतन है 2,50,000 तो उनको जो 1/2 इसका कर दिया जाएगा, मतलब कि 1,75,000, 1,75,000 रुपये उन्हें वेतन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले क्लास में पढ़ाया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है, इसे हम पहली क्लास में बताए हैं। लेकिन जैसे अगर हम देखें तो इसे हम डाल देते हैं हेडिंग कि उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जिस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग एवं साबित कदाचार या असमर्थता, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रकार से हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाते हैं तो साबित कदाचार असमर्थता लगाते हैं। यहाँ पर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और हम अब देखते हैं कि साबित कदाचार जो साबित कदाचार है वह किस प्रकार से लगाया जाता है और किस प्रकार से हटाया जाता है, इसे हम देखते हैं। दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के पश्चात हटाया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं कि इन न्यायाधीशों को हटाया जाना है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों। लेकिन राष्ट्रपति जब हटाते हैं तो उनके पास यह केवल अधिकार स्वतंत्र रूप से नहीं है कि उसे किस प्रकार से हटाया जाता है, कि राष्ट्रपति ऐसा कोई नहीं कर सकते कि उनको अपने मन में आया कि वो न्यायाधीश को हटा सकते हैं, आदेश पारित कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें हम जो संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा के 100 सदस्य तथा राज्यसभा के 50 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य तथा राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करके इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को और यहाँ पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति या सभापति भी कह सकते हैं हम, सभापति के पास भेजते हैं। लोकसभा के 100 सदस्य तथा राज्यसभा के 50 सदस्य उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष को पास भेजा जाता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, जैसे इस समय वर्तमान समय में ओम बिरला जी हैं, उनके पास भेजा जाए और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी के पास अगर भेजा जाए कि इस न्यायाधीश को हटाना है, तो यदि उन्हें शामिल कर लेते हैं, यदि उनके प्रस्ताव को मान लेते हैं, प्रस्ताव को मानने के बाद जो उपराष्ट्रपति होंगे तथा अध्यक्ष होंगे लोकसभा के, उनको हटाने के लिए, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक विशेष प्रकार की कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में 3 व्यक्ति होंगे, 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यों के द्वारा यह जांच की जाएगी उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर कि यह व्यक्ति जो न्यायाधीश है, क्या इसके ऊपर जो कदाचार लगाया जा रहा है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या यह सत्य है। अगर सत्य पाया जाता है तो इसे संसद में पेश किया जाएगा और संसद में पेश किए जाने के बाद लोकसभा के सदस्य लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसमें 2/3 बहुमत के द्वारा तथा राज्यसभा में जब पेश किया जाएगा, जब राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो 2/3 बहुमत के द्वारा इन पर जो हटाने का प्रस्ताव है पेश किया गया है, उस पर मतदान होगा। मतदान में अगर 2/3 सदस्य दे देते हैं समर्थन में कि उनको हटाया जाना है, इसी प्रकार से राज्यसभा में भी अगर 2/3 सदस्य दे देते हैं, मतदान कर देते हैं कि हटाया जाना है,
तब इस स्थिति में उन्हें हटाया जा सकता है। अगर हो पाता है, 2/3 सदस्य नहीं हो पाते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो इसमें हम यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के हैं और उच्च न्यायालय के भी हैं। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए चाहे मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों, इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय हों, अन्य न्यायाधीश हों, मुख्य न्यायाधीश हों, सेम टू सेम हूबहू प्रक्रिया यही अपनाई जाती है। आपको एक हटाने की प्रक्रिया अगर तैयार कर लेते हैं तो सेम टू सेम आप वहीं देख सकते हैं, उतार सकते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है। बस दोस्तों हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो उनके अधिकार हैं उन्हें हम देखेंगे। तो जो अधिकार हैं, विस्तृत अधिकार हैं, उसे हम लगभग आधे घंटे में ख़त्म करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिए गए हैं, चाहे आप उन लिंक में विशेष जानकारी हमने दे रखी है, आप मेरे वेबसाइट पे जाकर मेरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी किसी प्रकार की समस्या हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। और दिन की जो खबरें होती हैं, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एजुकेशन से संबंधित, उसे भी वहाँ हम देते हैं, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।